हेलो दोस्तों। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एग्रीकल्चर का पार्ट 4 है। तो इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 हो चुका है। देखिए, आप लोग पार्ट 1, 2, 3 इस तीनों को पहले देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि पार्ट 3 में एमएसपी के बारे में बात हुआ था। और आज का जो लेक्चर है ये क्लासिफिकेशन 3 में अगर आप देखिएगा तो ये खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, इन सब के बारे में बात होता है, जो कि एमएसपी में ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, जो पैटर्न हमारे पढ़ने का वो है क्लासिफिकेशन। उसका जो सिस्टम है, क्रॉपिंग सिस्टम, उसका जो पैटर्न है, इन सब के बारे में। अब क्लासिफिकेशन में हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं, क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 2 और क्लासिफिकेशन 3। क्लासिफिकेशन 1 में देखिए, क्लासिफिकेशन 1 में है फूड क्रॉप्स, यानी कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, जो कि नॉर्मली हम भोजन में यूज करते हो, ऐसा क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में आ जाएगा टोबैको, टोबैको के बाद आ जाएगा शुगर केन, उसके बाद आ जाएगा टी, उसके बाद आ जाएगा कॉफी, उसके बाद आ जाएगा कॉटन, एक्सेट्रा। इस तरह का जो कॉटन कॉटन हो गया, कॉफी हो गया, टी हो गया, शुगर केन हो गया, टोबैको हो गया, इन सबको हम कैश क्रॉप में, यानी कि ये उधार नहीं होता, कैश टू कैश इसका बिक्री चलता है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम इससे पहले लेक्चर में भी पढ़े हैं कि हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल और फ्रूट्स, इन सब के बारे में बात होता है, जैसे कि जायद जायद क्रॉप्स, ये भी हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है। इसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स का, इसका बुआई जो है, सोन टाइम जो है, सोन टाइम हो गया मार्च, और हार्वेस्ट यानी कि कटाई, हार्वेस्ट का टाइम है जून। ये आप मंथ याद रख लीजिएगा। जायद क्रॉप्स में क्या, वेजिटेबल और फ्रूट्स। क्लासिफिकेशन 2 में जाइएगा तो सीरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑयल सीड्स के बारे में, मिलेट्स, पल्सेज। उसके बाद क्लासिफिकेशन 3 में ये खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स। बेसिकली ये दोनों जो है ये एमएसपी लेक्चर में इससे पहले पार्ट 3 में हो चुका है। तो पार्ट 3 में हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा दिया है, तो इसमें जाने की कोई बात ही नहीं है। तो आप ये पार्ट 3 वाला लेक्चर फॉलो कर लीजिए। देखिए, क्रॉपिंग सिस्टम हमारा इंडिया का, तो इसमें दो क्रॉपिंग सिस्टम बांटा गया है। एक है निगेटिव इम्पैक्ट वाला और एक है पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला। इन सबको देखिए एक करके। तो निगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या है इसको समझिए। तो एक हमारा क्रॉपिंग सिस्टम है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग यानी कि सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम। सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम की यानी कि केवल हमारा जो लैंड है, इस लैंड में केवल एक ही तरह का जो क्रॉप्स है उसका एग्रीकल्चर करेंगे, उसका फार्मिंग करेंगे। जबकि आप मल्टी क्रॉपिंग में जाइएगा तो ये हमारा लैंड है, इसमें टाइम टू टाइम क्या करेंगे, अलग अलग वैरायटी चेंज करेंगे। जैसे कि अभी राइस कर लिए, तो कुछ टाइम बाद जो इसको कटाई हो जाएगा, हार्वेस्ट हो जाएगा, तो इसके जगह पे हम इसको हटा के वीट करेंगे। वीट हो जाएगा, इसके बाद हम पल्सेज करेंगे। इसका बेनिफिट है, वो बेनिफिट हम अभी समझ जाएंगे, लेकिन पहले समझिए कि मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है और मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मल्टी क्रॉपिंग है, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जबकि मोनोक्रॉपिंग है, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं है। इसको आप याद रखिएगा। ये हमारा इन्वायरमेंट को भी डैमेज करता है, इसका जो फर्टिलिटी है वो भी कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है। डिजीज रिस्क जो है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब एक ही टाइप का आप फार्मिंग कीजिएगा, एक ही क्रॉप्स उगाइएगा, तो ये जो पेस्ट है, पेस्टिसाइड है, कीड़ा मकोड़ा है, उसको ये पता चल जाए कि हमको केवल इसी क्रॉप्स के लिए हमको पेस्ट बनाना है। जबकि आप इसमें अलग वैरायटी का क्रॉप्स लगाइएगा, 3-4 वैरायटी का, तो ये समझ नहीं पाएगा। तो ये क्या होगा, टाइम टू टाइम ये खुद मर जाएगा। तो डिजीज इसमें ज्यादा है। वर्नेबिलिटी यानी कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें भी इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि हो गया वाटर का वेस्टेज, पॉल्यूशन, इससे होगा। सिंगल क्रॉपिंग में क्या होगा, तो इस सबसे इम्पैक्ट क्या क्या आएगा इस पे, कि ये जो अपना न्यूट्रिएंट है टाइम टू टाइम खो देगा। टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, ह्यूमस, जो भी मिनरल्स है फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो यूजफुल है, वो टाइम टू टाइम खो देगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल क्रॉप पे काम करता है। अब इसका निगेटिव इम्पैक्ट है, ये तो हम समझ गए कि ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारा जो ये सॉल्यूशन आता है मल्टी क्रॉपिंग का। मल्टी क्रॉपिंग में देखिए बहुत सारा टाइप्स है, जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग हो गया, इंटर क्रॉपिंग हो गया, एले क्रॉपिंग हो गया, रिले क्रॉपिंग हो गया। तो इसमें क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग हम इससे पहले लेक्चर में समझेंगे कि ये हमारा लैंड है, तो इतना में हम एग्रीकल्चर कर लिए, इतना में हम डेयरी कर लिए, इतना में हम क्या किए, एनिमल रख लिए, और इतना में हम क्या किए, जो
ये जो फार्म होता है, मुर्गा फार्म, इस सब के बारे में इतना कर लिए, तो इसको बोला जाता है मिक्स क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग होता है कि यानी कि ये जो लैंड है, इसमें क्या कीजिए कि स्पेस बना लीजिए, और स्पेस बना के क्या कीजिए, यहाँ पे राइस उगाइए, यहाँ पे सरसों उगाइए, यहाँ पे ऑयल सीड्स उगाइए, तो ऐसा होता है इंट्रा क्रॉपिंग। इसी तरह ये सब भी इसी का पैटर्न है। देखिए, मल्टी मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, दो या उससे अधिक क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली उगाया जा सकता है, क्रॉप्स खेती किया जा सकता है, इसी को बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसमें न्यूट्रिएंट का टाइम टू टाइम अधिक ही होता है, ह्यूमस भी बढ़ता है, क्योंकि ये सारा जो अलग अलग कंसेप्ट है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, मिलेट्स हो गया, पल्सेज हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम क्या हो रहा है कि मिनरल्स कहीं ना कहीं जाके ऐड हो रहा है, ह्यूमस कहीं ना कहीं जाके ऐड हो रहा है, जबकि सिंगल क्रॉपिंग में ऐसा नहीं है। अब क्रॉप रोटेशन देखिए, क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि ये हमारा जो टाइम वन है, जो कि इस टाइम में क्या हो रहा है, राइस हो रहा, इसका जब कटाई होगा तो इसी लैंड पे क्या होगा, व्हीट होगा, फिर इसका जो कटाई हो जाएगा तो इसी लैंड पे क्या होगा, पल्सेज होगा। तो ये भी क्रॉप रोटेशन हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि टाइम टाइम टू टाइम इसमें वेरिएशन आ रहा, तो इम्पैक्ट तो अच्छा ही होगा। इसके बाद आइए क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में हम फैक्टर पढ़ेंगे बेसिकली। फैक्टर यानी कि सॉइल, क्लाइमेट, क्रॉपिंग डिमांड क्या है, गवर्नमेंट स्कीम क्या है। अब सॉइल में देखिए, सॉइल का फर्टिलिटी अच्छा होना चाहिए, इसका पीएच जो है ये मैनेजेबल होना चाहिए, जितना यूज है उतना ही होना चाहिए, पीएच बहुत ज्यादा हाई नहीं होना। अगर पीएच बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो वो भी खराबी करेगा, पीएच बहुत लो हो जाएगा तो वो भी, तो मैनेजेबल होना चाहिए। सैलिनिटी जो है ये भी अच्छा होना चाहिए, जितना कि क्रॉप्स को चाहिए उतना होना चाहिए। क्लाइमेट में आइएगा तो रेनफॉल हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगा, और टेम्परेचर हो जाएगा। अब डिमांड में देखिए, डिमांड का बहुत खेल है इस क्रॉपिंग पैटर्न में। किसी क्रॉप्स का अगर ज्यादा डिमांड है, यानी कि अभी डिमांड किसका है, राइस का, तो राइस का बहुत ज्यादा डिमांड है, तो फार्मर क्या करेगा, इसको ज्यादा उगाने का कोशिश करेगा। लेकिन केवल इसी को आप अगर क्रॉपिंग कीजिएगा, एग्रीकल्चर कीजिएगा, तो हम अभी पढ़े कि मोनोक्रॉपिंग में हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, हमारे इन्वायरमेंट को बैड इम्पैक्ट डालता है, तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है। तो इस डिमांड को किया जाए कि दो तीन क्रॉप से चेंजेबल किया जाए, जैसे कि राइस की जगह पे मिलेट्स हो गया, बार्ले हो गया, इस सब का यूज किया जाए। गवर्नमेंट स्कीम में देखिए, एमएसपी पढ़े थे, एफआरपी पढ़े थे, उसके बाद सब्सिडी, क्रेडिट, एक्ट एंड पॉलिसीज, इन सब के बारे में बात हो चुका है। अब देखिए, ये जो हमारा बेल्ट है, ये है यूपी बिहार वाला एरिया, यहाँ पे राइस या पैडी का खेती बहुत अच्छा से होता है। ये है एलुवियल सॉइल, यहाँ पे पता है कि यहाँ ये कौन सा सॉइल है, एलुवियल सॉइल, हम सॉइल लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एलुवियल सॉइल, तो यहाँ पे राइस और पैडी ये किया जाता है। हरियाणा वाला, हरियाणा राजस्थान, इस एरिया में व्हीट बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। जब आप महाराष्ट्र वाला एरिया में जाइएगा तो यहाँ पे कॉटन उगाया जाता है। गुजरात वाले में जाइएगा तो ज्वार और बाजरा, ऐसा। जब तमिलनाडु, केरला, इस रीजन में जाइएगा तो स्पीसीज या स्पाइसेज या फ्रूट्स, इस तरह का तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, स्पाइसेज और फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब का खेती किया जाता है। अब देखिए, हम इसमें सॉइल बता दे रहे हैं कि कौन सा सॉइल कहाँ पे है। देखिए, जब आप हिमालय वाला रीजन में जाइएगा, इस रीजन में, तो इस रीजन में आप जाइएगा तो यहाँ का सॉइल को बोला जाता है फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेनियस सॉइल। उसके बाद अगर इसके नीचे आइएगा, इस रीजन में जहाँ पे वेट उगाया जाता है, तो इस सॉइल का नाम है एरिड सॉइल, एरिड सॉइल। ये हो गया हरियाणा राजस्थान वाला एरिया। उसके बाद यहाँ पे जब इस रीजन में आइएगा तो ये है गंगा का रीजन, तो ये है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। ये आपको नोट्स मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा। देखिए, ये वाला रीजन हो गया एलुवियल सॉइल का। अब इसके नीचे आइएगा इस रीजन में, तो यहाँ पे है पैडी सॉइल, सॉरी पीटी सॉइल, पीटी सॉइल। इसके बाद है यहाँ पे रेड एंड वेल्लो सॉइल, रेड एंड वेल्लो सॉइल। उसके बाद है यहाँ पे देखिएगा ज्वार और बाजरा की जगह पे यहाँ पे ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये आप याद रखिएगा अच्छे से।
उसके बाद यहाँ पे एलुवियल, इस रीजन में है लेटेराइज्ड सॉइल, लेटेराइज्ड सॉइल। तो आप स्टेट मैप बना लीजिए, और ये सॉइल बेसिकली पूछा जाता है। तो आप एक काम कीजिए, हमारा जो सॉइल वाला लेक्चर है वो वाला पार्ट आप देख लीजिए, ये पूरा कवर हो जाएगा उसमें। अब देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अभी हम पढ़े कि मिक्स फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। ये बेसिकली जो क्रॉप का पैटर्न है उसको डिवाइड करने की बात हो रहा है कि एक टाइम में एक से ज्यादा क्रॉप्स किया जाए। मिक्स फार्मिंग में हो गया कि एग्रीकल्चर हो गया, पोल्ट्री हो गया, डेयरिंग इंडस्ट्री हो गया, इन सब के बारे में बात हो। मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया कि एक ही जगह पे यहाँ पे राइस किया जाए, यहाँ पे व्हीट किया जाए, यहाँ पे पल्सेज, ऐसा किया जाए, तो इसको बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखिए एक है क्रॉपिंग प्रोडक्टिविटी और एक है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। प्रोडक्टिविटी हम यील्ड यानी कि आउटपुट के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारा जो एरिया है, एरिया में गिवन एरिया में कितना हमको प्रोडक्शन हुआ, आउटपुट मिला, रिटर्न कितना मिला। अगर कम एरिया में रिटर्न ज्यादा मिल जाता तो हमारा प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगा। अगर ज्यादा एरिया में रिटर्न कम मिलेगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होगा, लो होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। इंटेंसिटी में देखिए यील्ड और रिटर्न के बारे में बात नहीं होगा, इसमें नंबर ऑफ क्रॉप्स होगा। एक मान लीजिए कि ये हमारा एरिया है, इस एरिया में हम कितने प्रकार के, कितने नंबर ऑफ क्रॉप्स को उगा सकते हैं। जितना नंबर ऑफ क्रॉप्स वैरायटी होगा उतना ही क्रॉपिंग इंटेंसिटी हाई होगा। मेजर क्रॉप्स में आइए, मेजर क्रॉप्स में एक है मिलेट्स, शुगर केन और रबर। सबसे पहले शुगर केन में देखिए, शुगर केन हमारा खारिफ क्रॉप्स में आता है। ये जो कवर किया जाता है ये एफआरपी के अंतर्गत किया जाता है, एमएसपी के अंतर्गत नहीं किया जाता, ये आप याद रखिएगा, एमएसपी नहीं एफआरपी के अंतर्गत। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया शुगर केन का, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। प्रोड्यूसर कौन सा है, 1, और एक्सपोर्टर सेकेंड। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किया जाता है, उसके बाद यूपी। महाराष्ट्र में क्यों किया जाता है, बेसिकली महाराष्ट्र जो है ये शुगर केन के लिए क्लाइमेट उतना अच्छा नहीं है, फिर भी यहाँ पे किया जाता है। क्यों, क्योंकि एफआरपी रीजन है। इससे पहला लेक्चर में भी हम देख चुके कि एफआरपी जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, इसीलिए शुगर केन का भी इंडस्ट्री जो है, शुगर केन भी है, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है हाई लेवल पे। शुगर केन के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ये तो याद होना ही चाहिए। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, यानी कि वाटर हमेशा होना चाहिए, वाटर प्रेजेंसी होना चाहिए। रबर क्रॉप्स में ये तो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, सेकेंड कंज्यूमर भी है। ये इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर। तमिलनाडु में, केवल तमिलनाडु में 81% रबर उत्पादन होता है, उसके बाद केरला में, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट एशिया में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इस वाले रीजन में। ये जो रीजन है इस वाले रीजन, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत अच्छा है, साथ में इसका जो क्लाइमेट पैटर्न है हॉट एंड ह्यूमिड वो भी मिल जाता है, वेल ड्रेन्ड सॉइल। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, पहले ये देखिए रबर बोर्ड के बारे में। रबर बोर्ड देखिए, ये इसका जो रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर है वो है केरला में, जबकि तमिलनाडु में 81% जो उत्पादन है वो तमिलनाडु में है, जबकि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, केरला में। ये स्टैचुरी बॉडी है, एक्ट द्वारा बनाया गया है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल। अब देखिए वेल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब है कि यहाँ पानी स्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, स्टैंडिंग स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, लेकिन वाटर होना चाहिए, लेकिन स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए। शुगर केन हो गया हमारा। मिलेट्स में, मिलेट्स कौन सा क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है। ज्वार को हम बोलते हैं सोरगम, बाजरा को बोलते हैं पल्स मिलेट, रागी को बोलते हैं फिंगर मिलेट्स। ये कवर किया जाता है एमएसपी के अंदर, जबकि शुगर केन एफआरपी के अंदर कवर किया जाता है। फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया मिलेट्स का। हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा इनिशिएटिव भी चलाया जाता, तो ये न्यूज में पिछले साल बहुत ज्यादा था। अब देखिए हमको कुछ कुछ इसमें याद रखना है हमारा इन्वायरमेंट के लिए, या हम बोले कि ह्यूमन के लिए कुछ कुछ इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो देखिए इसमें आयरन जो है वो अच्छा है। आयरन के बाद जो बोल सकते हैं, एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसका लेवल कम है या ज्यादा है इसके बारे में बताता है कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है बेसिकली ये मिलेट्स में
बहुत कंट्रोल है, यानी कि जिसको ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर, ये मिलेट्स क्या करेगा, कंट्रोल करके रखेगा। इसलिए ये फेमस है मिलेट्स, बहुत ज़्यादा मेडिकल इशू से भी अच्छा है, आयरन भी इसमें अच्छा है, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छा है, प्रोटीन भी है, तो इस सब के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे पैडी के बारे में, यानी कि राइस के बारे में। राइस, देखिए राइस कौन सा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप्स है। इसके क्लाइमेट जो है वार्म और ह्यूमिड चाहिए, वाटर इंटेंसिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी का खपत है इसमें, बहुत ज़्यादा इरिगेशन भी किया जाता है पंजाब हरियाणा वाला रीजन में, क्योंकि वहाँ पे राइस उगाया जाता है, तो वाटर इंटेंसिव है, इरिगेशन और नदी द्वारा भी इसमें किया जाता है, क्योंकि ये वाटर इंटेंसिव है, वाटर बहुत ज़्यादा खपत है इसमें। अब एक बासमती राइस है, इसको जीआई टैग में घोषित किया गया है, तो ये आप याद रखिए कि बासमती राइस को क्या किया गया है, जीआई टैग में बताया गया है। अब देखिए इसका जो प्रोडक्शन है वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक है, उसके बाद है यूपी में प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक, उसके बाद यूपी में। जबकि अगर लार्जेस्ट एरिया में बात करें, लार्जेस्ट एरिया जो यूज किया जाता है राइस के लिए, वो है हरियाणा। हरियाणा के बाद है पंजाब, सॉरी हरियाणा के बाद है यूपी, और उसके बाद है पंजाब। ये लार्जेस्ट एरिया कवर करता है, जबकि प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल में और उसके बाद यूपी में सबसे ज्यादा है। अब राइस से कुछ कुछ डिजीज भी होता है, जैसे कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये डिजीज का नाम है जो राइस से या पैडी से होता है। उसके बाद है ब्लास्ट डिजीज, इन दो डिजीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये राइस से होता है तो इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आइए सॉरी वीट, यानी कि गेहूं पे, तो ये राबी क्रॉप्स है। ये कौन सा क्रॉप्स हो गया, राबी क्रॉप्स। इसका जो क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट है टेम्परेट वाला क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट इसको चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। उसके बाद है देखिए, प्रोड्यूसर तो सेकेंड लार्जेस्ट है, लेकिन बात यह है कि लेस देन 1% ही एक्सपोर्ट करता है। तो ये हमारा इंडिया में बेसिकली राइस का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो एक्सपोर्ट है बहुत ज्यादा नहीं किया जाता, लेस देन 1%। जबकि अगर बात करें कि प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो यूपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, उसके बाद पंजाब हो गया, उसके बाद हरियाणा, ये प्रोडक्शन है। जबकि राइस में वेस्ट बंगाल और यूपी, ये याद रखना है। अब देखिए ये लिख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक मिनट। रशिया और यूक्रेन जो है, रशिया और यूक्रेन, ये वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वीट का, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबली सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद देखिए इसका टेम्परेचर तो हो गया, टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए। अब जूट पे आइए, जूट जो है इसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है, गोल्डन फाइबर, एक मिनट, गोल्डन फाइबर जूट को बोला जाता है। इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जबकि बांग्लादेश जो है वो 70%, 75% जो है बांग्लादेश, बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है ग्लोबली, ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश। जबकि इंडिया केवल 7% ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है, जबकि प्रोड्यूसर है लार्जेस्ट, और एक्सपोर्ट कितना करता है, केवल 7% ग्लोबल, ग्लोबल लेवल पे। उसके बाद देखिए ये जो जूट है ये टोटली बायोडिग्रेडेबल है, टोटली बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद है ये जो है कोई भी टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, नो टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस,
ये याद रखिएगा। टोटली बायोडिग्रेडेबल है, नो टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस करेगा। जूट इंपोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है राइस। सॉरी ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कुछ कुछ जो छूट गया था। अब देखिए वेस्ट बंगाल जो है सबसे अधिक प्रोडक्शन किया करता है, उसके बाद हो गया असम, और उसके बाद हो जाएगा बिहार। ये 3 स्टेट याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल, असम और बिहार। 99% जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में, ये इन्हीं 3 स्टेट से होता है जूट का। ये टोटली बायोडिग्रेडेबल है। टोटली बायोडिग्रेडेबल है। डज नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिक गैस while burning, डज नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिक गैस एट बर्निंग। अगर इसको बर्न करते हैं तो कोई टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस नहीं होता। टोटली बायोडिग्रेडेबल है, ये आप इंपोर्टेंट है। टोटली बायोडिग्रेडेबल और नॉन टॉक्सिक है। वेस्ट बंगाल नंबर 1, असम और बिहार 99% जो प्रोडक्शन है ये इन्हीं 3 स्टेट से होता है। इन सब के बारे में बात हो गया है। अब देखिए कॉटन पे, ये कॉटन जो है, अब कॉटन देखिए, कॉटन तो सबसे पहले ये रखिए कि कॉटन है खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स के बाद ये याद रखिए कि ये जो है ये ब्लैक सॉइल पे काम करता है। ब्लैक सॉइल जहां होगा वहां कॉटन उगाया जा सकता है। सेकेंड है कि इसके लिए वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। वेल ड्रेन का मतलब है कि स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए। स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए। रनिंग वाटर होना चाहिए। स्टैंडिंग वाटर इसको क्या करेगा, हार्म है, बैड है। नेक्स्ट आइए, ये मॉडरेट टेम्परेचर ही सस्टेन कर पाएगा। मॉडरेट टेम्परेचर इसमें चाहिए। उसके बाद जो रेनफॉल है वो भी मॉडरेट ही होना चाहिए। इसके साथ आप ये याद रखिएगा कि स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए। स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो 90% जो 96% जो है टोटल कॉटन, वो इंडिया का बीटी कॉटन है केवल। बीटी कॉटन, एक सेकेंड अच्छा से लिख दे रहा हूँ। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन 96% यही है इंडिया में, इसी का प्रोडक्शन किया जाता है। अब देखिए वर्ल्ड लेवल पे जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो है सेकेंड नंबर पे प्रोडक्शन। अभी हम कॉटन की बात करते हैं, कॉफी के नहीं। सेकेंड प्रोडक्शन है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन इंडिया, और जो कंज्यूमर है फर्स्ट है। कंज्यूमर फर्स्ट है जबकि प्रोडक्शन जो है वो सेकेंड करता है। ये है इंडिया द्वारा कंज्यूम किया गया, फर्स्ट कंज्यूमर है इंडिया कॉटन का। अब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो गुजरात में। उसके बाद महाराष्ट्र, कॉटन का गुजरात और महाराष्ट्र। ब्लैक सॉइल होना चाहिए, ब्लैक सॉइल होना चाहिए। सॉइल वाला लेक्चर आप देख ही लीजिएगा, बहुत ही अच्छा से बनाया गया। अब तो हो ही, अब तो हाँ स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, बस इतना। इसके बाद देखिए, इसके बाद है कॉफी। कॉफी, ये कॉफी जो है इसमें चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। उसके बाद स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए स्टैंडिंग वाटर। उसके बाद है रेनफॉल जो है ये लगभग 250 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए कॉफी के लिए, और स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है जो इंडिया है सेवेंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेवेंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर।
देखिए इसके लिए स्लोप होना चाहिए, कॉफी उत्पादन के लिए जहाँ पे उत्पादन होगा वहां पे स्लोप ढाल बना होना चाहिए, ताकि जो स्टैंडिंग वाटर है ये नहीं हो। सेम कंसेप्ट टी में भी अप्लाई होगा, इसमें भी स्लोप चाहिए, स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए। अब टी पे आइए। टी टी देखिए, इंडिया में असम जो है 50% असम में ही होता है टी का उत्पादन, और बाद बाकी दूसरे स्टेट में होता है, लेकिन असम जो है 50% उत्पादन करता है केला। टॉप थर्ड एक्सपोर्टर है इंडिया। उसके बाद स्लोप होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए, रेनफॉल 250 सेंटीमीटर इसमें भी होना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए। ऑयल सीड्स के बारे में बात करते हैं अब। ऑयल सीड्स देखिए, ऑयल सीड्स जो है इंडिया जो है फर्स्ट इंपोर्टर है, प्रोड्यूसर में फोर्थ नंबर पे, जबकि इंपोर्टर है फर्स्ट। सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, कंज्यूमर है सेकेंड लार्जेस्ट। अब देखिए खारिफ और राबी में दो भाग में बांटा गया है। खारिफ में है ग्राउंड नट, जबकि राबी में है मस्टर्ड, रैपसीड। देखिए ग्राउंड नट है, इसको लेगुमिनियस वाला क्वालिटी बोला जाता है। ये क्या क्वालिटी है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्वालिटी है। नाइट्रोजन जब फिक्सेशन करता है तो फर्टिलिटी इंक्रीज कर देता है, ह्यूमस बढ़ा देता है। ये क्रॉप रोटेशन में भी हेल्पफुल है ग्राउंड नट। उसके बाद सोयाबीन है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। सिसामे हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब बेसिकली ये जो क्रॉप्स है ये क्रॉप रोटेशन के लिए सहयोग करता है इंडिया में। सोयाबीन भी हो गया, ये सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अब राबी में आइए, राबी में मस्टर्ड ऑयल हो गया, रैपसीड हो गया, ये हो गया खारिफ, और ये हो गया राबी। पल्सेज में देखिए, पल्सेज में राबी और खारिफ। तो राबी कौन सा, ग्राम हो गया, लेंटिल्स हो गया। खारिफ में है मूंग, उड़द, अरहर और तूल। अब कंजम्पशन के हिसाब से बात करें तो पाम ऑयल जो है इसका कंजम्पशन सबसे ज्यादा, उसके बाद सोयाबीन ऑयल, थर्ड नंबर पे है मस्टर्ड ऑयल, और उसके बाद सनफ्लावर। ये पूछा गया, ये इंपोर्टेंट है, ये PYQ है। पाम ऑयल क्या है सबसे ज्यादा कंजम्पशन। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि अगर बात करें कि वाटर वेस्टेज कम हो रहा है या वाटर का रिक्वायरमेंट जो है वो कम है, तो इसको बोलेंगे कि ये सस्टेनेबल है। मॉइस्चर अगर अच्छा है कोई खेती करने से, क्रॉप्स उगाने से, जहाँ पे मॉइस्चर उसका अच्छा है, तो बोलेंगे कि ये क्रॉप्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। सॉइल का फर्टिलिटी अगर अच्छा है क्रॉप्स को उगाने से, तो ये भी सस्टेनेबल है। वीड्स जो है, वेस्टिसाइड अगर वेस्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड का उपयोग कम करना पड़ रहा, लेस अमाउंट में करना पड़ रहा, तो उसको बोलेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एक है एरेशन, एरेशन अच्छा होना चाहिए सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पे आइए, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि जो क्रॉप्स और ट्रीज दोनों के बारे में बात हो, उसको बोलेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। बेसिकली क्या होता है, फॉरेस्ट वाला रीजन में कहीं कहीं क्या किया जाता है, क्रॉप्स भी उगाया जाता है, तो उस रीजन को बोला जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। अब सस्टेनेबल प्रैक्टिस में हम मल्चिंग तो बात कर लिया है कि ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। बेसिकली हम बात किए थे कि ये हमारा जो लैंड है जहाँ पे हम क्रॉप उगाते हैं, तो यहाँ पे घास भूसा या सूखा पत्ता इसको डाल के इसमें पानी डाला जाता है, तो ये मल्चिंग वाला कवर पैटर्न क्रिएट कर लेता है। तो ये ह्यूमस को बढ़ा देता है, साथ में जो इस फर्टिलिटी है ये भी इंक्रीज हो जाता है। कवरिंग द टॉप लेवल ऑफ सॉइल विद द ह्यूमस विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल स्ट्रेटा। अब जीरो टिलेज देखिए, जीरो टिलेज से पहले टिलेज समझिए, यानी कि हिंदी है इसका खुदाई, जो जुताई बोलता है, जुताई। टिलेज में क्या किया जाता है, सॉइल को डिस्टर्ब किया जाता है, सॉइल को जुताई किया जाता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि वीड्स का रिमूवल हो जाता है, पेस्ट रिमूवल हो जाता है। निगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हानिकारक है, ग्रीन हाउस गैस रिलीज करता है ये। सॉइल का जो टिलेज करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है। अब यहाँ पे आइए, इफ डीप टिलेज, अगर खुदाई जो है वो अगर अंदर तक कर दिए तो CO2 का इमिशन होने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर में ह्यूमस
कहीं ना कहीं प्रेजेंस है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंस है, तो CO2 का रिलीज हो जाता है। तो CO2 बेसिकली क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसी का सॉल्यूशन को निकालने के लिए बात किया जाता है जीरो टिलेज या कंजर्वेशन टिलेज। बेसिकली ये जो कंजर्वेशन टिलेज या जीरो टिलेज है, इसमें ऊपर से या तो नहीं, या तो ह्यूमस जैसे कि मल्चिंग वाला हो गया, या तो बहुत कम टिलेज करके इसमें काम किया जाता है। तो इसमें फर्टिलिटी अच्छा रहता है, ह्यूमस भी अच्छा रहता है, पेस्टिसाइड कॉस्ट इसमें हाई हो जाता है, जबकि वीडीसाइड कॉस्ट यानी कि जो बीज का कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाता है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था टिलेज का, सॉइल का फर्टिलिटी डाउन कर दे रहा था, ह्यूमस इसमें डाउन हो रहा था। वर्टिकल फार्मिंग बेसिकली क्या है, देखिए वर्टिकल फार्मिंग में सॉइल में खेती नहीं किया जाता, सॉइल लेस फार्मिंग होता है। इसमें क्या किया जाता है, वाटर में ही क्रॉप्स को उगाया जाता है। बेसिकली ये पाइप द्वारा क्या किया जाएगा, ये वाटर इसमें सप्लाई होगा, और वाटर में ही मिनरल्स, फर्टिलिटी वाटर में क्या करेगा, मिनरल्स प्रेजेंट कर देगा और इसमें बीज डाल देगा। इससे टाइम टू टाइम क्या होगा, इसमें क्रॉप्स का फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसमें कोई सॉइल का यूज नहीं है, बहुत कम एरिया में, यानी कि जो शहर सब में होता है कि इसको छत पे भी किया जा सकता है। वीड्स पेस्टिसाइड इसमें बहुत कम होगा क्योंकि सॉइल नहीं है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट सिटी में ही होगा, तो सिटी से डायरेक्ट बेचने की सुविधा होगा। एरिया भी कम होगा क्योंकि छत पे ही किया जा सकता है, तो इसको वर्टिकल फार्मिंग बोला जाता है। पाइप द्वारा या प्लास्टिक द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ये भी सस्टेनेबल यूज का ही किया जाएगा इसमें।